क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन लिख दिए हो बेटा, क्रिश्चियनिटी लिखोगे। ओके, और बताओ। बुद्धिज्म, ओके ठीक है। इस्लाम, वेरी गुड। और क्रिश्चियनिटी हो गया। हिंदू, हिंदुज़म कहेंगे बेटा, ठीक है। उदित, मैं रिलीजन की बात कर रही हूँ, आप बिलीफ की बात कर रहे हो। आप बहुत अच्छा लिखे हो, लेकिन मैं आपसे रिलीजन पूछ रही हूँ। सुनो बेटा, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, है ना, ये है मेन रिलीजन। चलो अब छोटे छोटे रिलीजन में आते हैं। जैसे एक हमारे ज्यूज़ का भी रिलीजन है, जैनिज़्म भी हो गया, है ना। तो छोटे छोटे रिलीजन को भी इसमें आप, जैसे सनातन बेटा, हिंदुज़्म ही सनातन धर्म था, जो बाद में हिंदू, क्योंकि सिंधु से हिंदू बना, है ना। अब सिख बेटा, सिख पंथ में आते हैं, है ना। सिख को पंथ में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म को हिंदुज़्म में ही डाल दिया है बेटा, ठीक है। अब सुनो, आप लोगों ने सारा जितना मेजर रिलीजन था बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। अब आओ दुनिया के जितने भी, हाँ जुडाइज्म, ठीक है, जुडाइज्म का भी लगा दिया आपने, बिल्कुल सही है। ज्यूज़ का हो गया। अब सुनो, ये जितने रिलीजन्स है, जो मेन रिलीजन्स है जिसको आप जानते हो, क्योंकि इसके काफ़ी लोग फॉलोवर है, ज़ोरास्ट्रिज्म, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये सबको हटा दो, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो पेगान है, जो पेगानिज्म पे भरोसा करते हैं। पेगान ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया के जितने भी मेजर धर्म ले लो, किसी पर भरोसा नहीं करते। जितने मेजर धर्म ले लो, किसी पे भरोसा नहीं करते। वो कोई एक बहुत पर्टिकुलर धर्म होते हैं, जो कुछ लोग ही हैं जो एक फॉलो करते हैं। इसका मतलब है ऐसा रिलीजन अदर दैन द मेन रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तभी मैंने आपके मुंह से बुलवाया रिलीजन्स, क्योंकि हम तो हिंदुज़्म, इस्लाम, ठीक है ना, जैनिज़्म, सिखिज़्म और क्रिश्चियनिटी, यही सब बोलते हैं। आपने तो बहुत सारे रिलीजन्स बोल दिए। इन सब को हटा के जो पेगान होते हैं, वो दुनिया के मुख्य धर्मों से परे धर्म पर भरोसा करते हैं, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट। इसमें आपके पास ज़्यादा रूट नहीं है इस पेज में, इसमें एक रूट है प्रतीक वाला। लेकिन जानते हो इस पेज में ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लास्फेमी एंड एपोस्टेट। उसका रीज़न मैं बताऊंगी क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो ध्यान से, हेनोथिज्म बेटा, जानते हो हम लोग में से अधिकतर लोग हेनोथीस्ट भी होते हैं। आप जैसे अगर मुंबई तरफ चले जाओ, उन लोग गणपति के बहुत बड़े भक्त होते हैं, वो गणपति को ज़्यादा मानते हैं। लेकिन अगर दूसरे मूर्ति देख ले या दूसरे भगवानों को देख ले तो वो हाथ जोड़ लेते हैं। इसका मतलब है कि वो विश्वास कितने पर कर रहे हैं, वन हु वर्शिप्स अ सिंगल गॉड, है ना, while not denying the existence of other gods। बेटा मोनोथिज्म कहता है कि ईश्वर सिर्फ एक है, तुम जिसकी पूजा कर रहे हो बकवास कर रहे हो, है ना, मेरे नज़र में तुम नास्तिक हो। हेनोथीस्ट कहते हैं कि भाई मेरे तो बस यही देवता है, मतलब ये मेरे ईश्वर है, इसलिए वो हमेशा गणपति करते हैं, है ना। जनरली देखोगे ये जो आपके, मैंने इसलिए नाम लिया आपका क्योंकि आप लोग पिक्चर्स देखते हो तो मूवीज़ में आप देखोगे गणपति का क्या रुतबा रहता है ना। तो वो अपने लिए बस एक ही भगवान चुनते हैं। लेकिन अगर कोई और भगवान के बारे में बोलोगे तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो उनको भी उसी तरह श्रद्धा से देखेंगे, लेकिन भले उनकी पूजा नहीं करते हैं। इसीलिए हेनोथीस्ट इज अ पर्सन, हेनोथिज्म से बना है हेनोथीस्ट। Henotheist is a person who believes in one God but does not deny the existence of other gods। लेकिन जो other gods के existence को भी deny करता है और सिर्फ एक की पूजा करता है, वो मोनोथीस्ट होते हैं, ध्यान रखना। अब आओ आइकनोक्लास्ट। बेटा आइकनोक्लास्ट मैंने क्यों डाला थीस्ट में वो मैं बताती हूँ, क्योंकि क्लास्ट वगैरह जो भी वर्ड होते हैं ना, क्लास्ट, क्याटा, इसका मतलब होता है तोड़ना, तोड़ने वाला या तोड़ना, जो भी कह दो, उसका रूट होता है। इसका हिंदी
डिक्शनरीज में लिखा हुआ है मूर्ति भंजक। तो मूर्ति भंजक का मतलब हो गया मूर्तियों को तोड़ने वाला। गलत है। मूर्ति भंजक हिंदी वर्ड है, इसलिए याद रखना कि उन लोग सोचते हैं, जैसे क्या होता है ना, कैनिबल का हिंदी मीनिंग दिया हुआ है नरभक्षी, तो लोगों को लगता है जैसे इंसान को खाने वाला। बेटा कैनिबल इंसान को खाने वाले नहीं होते हैं, कैनिबल होते हैं जो अपनी प्रजाति को खाते हैं। इसलिए अगर इंसान इंसान को खाए तो कैनिबल है, अगर शेर शेर को खाए तो कैनिबल हो जाता है। इसीलिए इसमें ध्यान रखना कि आइकनोक्लास्ट में हम लोग मूर्ति भंजक का मतलब ये नहीं मूर्ति तोड़ने वाला, बल्कि आइकनोक्लास्ट का मतलब है आइकन यानी प्रतीक, जो प्रतीकों को तोड़ता है। प्रतीक तोड़ने का मतलब भाई आपका एक समाज में नियम है, इस उम्र तक शादी हो जानी चाहिए, इस उम्र तक बच्चे हो जाने चाहिए। भाई आप 25 साल के हो गए हैं, आपकी तो नौकरी होनी चाहिए। अब जो नौकरी करना नहीं चाहता है, वो जो चाहता है 9 to 5 जॉब में मैं नहीं फंसूं, है ना, बहुत नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग हैं जो पूरी जवानी अपनी बर्बाद कर दिए स्ट्रगल करने में, राइट। तो ऐसे लोग कौन होंगे? ये लोग ऐसे हैं जो सामाजिक नियमों को नहीं मानते। इरफान खान से बहुत चिढ़ते थे बहुत सारे बुद्धिजीवी, क्योंकि वो सीधा क्वेश्चन इस्लाम को भी कर देता था, है ना, इरफान खान। तो वो क्या है भाई, वो सामाजिक नियमों को नहीं मानता था, तभी तो उसने 9 to 5 जॉब नहीं किया, वो पूरी जवानी स्ट्रगल करके बिता दिया सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के में अपने आप को स्थापित करने के लिए। सो दे आर व्हाट, वो सामाजिक नियमों को नहीं मानते हैं, उनको कहते हैं आइकनोक्लास्ट, वन हु डज नॉट फॉलो सोशल नॉर्म्स। ऐसे लोगों को हम अनकन्वेंशनल कहते हैं, जो कन्वेंशनल नहीं है, जो ट्रेडिशनल नहीं है। इसीलिए इसका एंटोनिम क्या होगा? ट्रेडिशनल। ये अनकन्वेंशनल होते हैं, ये ट्रेडिशनल नहीं होते, ठीक है। अब आओ एपोस्टेट, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका सिनोनिम है टर्नकोट। इसका सिनोनिम है टर्नकोट। मैं आपको बताती हूं ये बना कहां से। पहले जमाने में जब वॉर्स होते थे, मतलब बैटल होते थे, वॉर तो अब कह लेते हैं, बैटल होते थे, तो सबके अपने सैनिक 15,000 20,000 सैनिक, है ना। अब सब सैनिक को तो पहचान नहीं सकते, तो सब सैनिक को, अपने सैनिकों को क्या करते थे ना, बेटा आपको सारा PDF मिल जाएगा, हाथ का लिखा हुआ, टेंशन मत लो। तो अपने सैनिकों को पहचानने के लिए वो सबको एक जैसे कोट, कम से कम कोट तो पहना देते थे एक जैसे, है ना। तो क्या होता था, जब मान लो इस तरफ के सैनिक हारने लगे, तो वो क्या करते थे, चुपचाप से धीरे से उतरते थे अपने घोड़े या कहीं से भी, जहाँ भी है वो, और चुपचाप से जो विजयी सैनिक है, जो सैनिक जीत चुके हैं, उनका कोई मरा हुआ सैनिक पड़ा है तो अपना कोट खोल के और उसका कोट पहन लेते थे और विजय सैनिक के साथ निकल गए, नहीं तो मारे जाते हैं, नहीं तो उनको उठा के बहुत बेइज्जती किया जाता है। तो वो मारे जाते, इसीलिए क्या करते थे ना, अपने कोट को चेंज कर लेते थे। तो कहते थे यार ये तो देखो दल बदलू है, ऐसे लोगों को दल बदलू कहा जाता था, तो उनको टर्न कोट कहा जाता था। लेकिन एग्जैक्टली ये वर्ड धीरे 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 दल बदलुओं के लिए टर्न कोट हो गया। लेकिन इसमें तो देखो ना, अपने जाति, अपने धर्म, अपनी पार्टी, अपनी सेना, अपना देश, सबसे के खिलाफ हो जाने वाले, यानी सबके अगेंस्ट चले जाने को टर्न कोट कहेंगे, दल बदलू जिसको कहोगे, है ना। तो देखो ध्यान से, इसीलिए एपोस्टेट वर्ड आ गया, अलग कर दिया गया कि भाई जो अपनी जाति को, अपने रिलीजन को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर अलग हो रहा है, उनको एपोस्टेट कहने लगे। इसीलिए देखो जनरली जो अपने राजनीतिक दलों को छोड़कर भगोड़ा होता है, जो अपने रिलीजन को छोड़कर भगोड़े होते हैं, अभी देखे हो 23 अराउंड 35 ऐसे MLAs जीते हैं TMC से जो भागे हुए थे BJP में, है ना। तो इसका मतलब है कि ये तो TMC वर्सेस TMC हो गया, राइट। तो देखो क्या था, ये वो लोगों को टर्न कोट कहा जाएगा। लेकिन एपोस्टेट आजकल जनरली यूज होता है फॉर दोज पीपल हु लीव देयर रिलीजन, है ना, जो अपने अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना।
ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द रीजन कि अपने धर्म से विमुख हो जाने वाले के लिए ये वर्ड है जो बहुत यूज होता है। एक और वर्ड है ब्लास्फेमी, इसलिए बहुत यूज होता है क्योंकि जितने इस्लामिक कंट्रीज है बेटा वहां पे ब्लास्फेमी करने पर जो सजा है वो मौत की सजा है। और कई बार ऐसा हुआ है कि ये एक इंटरनेशनल इश्यू बना है, इसीलिए वर्ड बहुत फेमस हुआ है ब्लास्फेमी और सैक्रिलेज। इसीलिए फेमस हुआ है क्योंकि ये इंटरनेशनल अटेंशन को अट्रैक्ट किया। तो ब्लास्फेमी एंड सैक्रिलेज होता है ईश निंदा, हालांकि इसका कोई रूट नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ईश निंदा मतलब स्पीकिंग समथिंग बैड अबाउट गॉड। देखो, राइटिंग और स्पीकिंग अबाउट गॉड इन अ वे दैट शोज डिसरेस्पेक्ट। ईश निंदा, निंदा मतलब समझ रहे हो, और ईश का मतलब हुआ ईश्वर। समझ में आ गया? अब आओ सिनागॉग। बेटा हमें मॉस्क पता है, कई लोग मॉस्क्यू बोलते हैं। बेटा मॉस्क्यू इज द स्पेलिंग, मॉस्क बोलना। टेम्पल पता है, चर्चेस पता है, गुरुद्वारा पता है, लेकिन हमारे यहाँ पे बेटा ज्यूज तो होते नहीं हैं, है ना? हमारे यहाँ पे ज्यूज तो होते नहीं हैं, यहूदी। तो इसीलिए हमें नहीं पता, इसीलिए क्वेश्चन आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, प्लेस वर ज्यूज वर्शिप सिनागॉग। देखो अब आओ सब आपका रूट है यहाँ पे, जो मैं लिख रही हूँ सब रूट लिख रही हूँ। बेटा ये क्लास YouTube पे नहीं हो रही बेटा, क्योंकि आज मैं नहीं पढ़ा सकती YouTube में ठीक से। वर्ब रजनीश नेक्स्ट क्लास ही स्टार्ट होगा, क्योंकि वर्ब जब शुरू होगा तो फिर आपका क्लास प्रॉपरली 1.5 घंटे का हो जाएगा। चलो आओ नेक्स्ट, नेफ्रोलॉजी। बेटा नेफ्रॉन अगर आप पढ़ोगे साइंस में तो पढ़ोगे यूनिट ऑफ, आपका जो यूनिट किडनी का है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। यानी नेफ्रॉन जिस सेल से बना होता है, किडनी जिस सेल से बना होता है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है ना? तो नेफ्रोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ किडनी। जितने लोगों को डायलिसिस वगैरह होता है, किडनी फेलियर होता है, उसमें बेटा प्रॉपर जो होते हैं स्पेशलिस्ट, जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, वही काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप जाओगे किसी चश्मा बनाने के दुकान में, तो वो क्या करेगा ना, वहाँ पे एक ऑप्टिशियन होंगे। वो ऑप्टिशियन आपका आँख का देखेगा कि हाँ आप पढ़ पा रहे हो ठीक से कि नहीं, ये सब देख के वो क्या करेगा, वो आपको सिर्फ चश्मा का आपका नंबर बता देगा और चश्मा बना के दे देगा। बेटा वो ऑप्टिशियंस जो होते हैं सिर्फ आपके आँख का पावर चेक करके आपको चश्मा दे सकता है। जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, लॉजिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, अगर लॉजिस्ट होता तो विशेषज्ञ होता। इसीलिए लॉजी मतलब स्टडी, पूरी तरह से गहन अध्ययन करना होता है आँखों का, जिसके बाद आप आँखों के डॉक्टर के साथ सर्जन भी बन सकते हो, है ना? आँखों के इलाज, ऑपरेशन सब कर सकते हो, तब आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहोगे। ठीक है? और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन जाओगे और आपका जो फील्ड ऑफ स्टडी है ऑप्थेल्मोलॉजी होगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो पैथोजन जो होते हैं ना, वो डिजीज कैरिंग यूनिट टाइप का मानते हैं कि यार पैथोजन मतलब वो डिजीज, वहाँ पर बीमारी है। ठीक है? तो पैथोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं? बस यही तो पढ़ते हैं
कि जो रोग से संबंधित विज्ञान है उसको पैथोलॉजी कहते हैं, एंड वन हु स्टडीज डिजीजेस वो पैथोलॉजिस्ट होते हैं। राइनोलॉजी, देखो राइनो आप एक और जगह देखोगे, राइनोसिरस में देखोगे, राइनोसिरस के नाक में ही सिंग होता है, जानते हो, है ना। तो राइनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो नाक का पढ़ाई करते हैं। राइनो इज द रूट ऑफ नोज, तो ये नासिका की पढ़ाई जो करते हैं वो राइनोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, राइट। और जाइमोलॉजी एंजाइम से बना है, एंजाइम से ही तो बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं। अगर उसी में इम्बैलेंस हो जाए तब तो हमारा सारा बॉडी का फंक्शंस ही गड़बड़ हो जाएगा। सो एंजाइम्स का इम्पॉर्टेंस, उसका यूज़ कहाँ पे, वो किस चीज़ का ऐसा इफेक्ट डालता है, ये सब पढ़ने वाले जाइमोलॉजी होते हैं। एन हटा दिया बस, ठीक है। लॉजी का मतलब स्टडी होता है, स्पैरो, एंड लॉजिस्ट का मतलब पढ़ने वाला होता है। अब आओ हम वोकैब में चलते हैं और आपको इसमें कई मैं आपको रूट दिखाऊंगी। बेटा लॉजी का मतलब होता है, कहीं भी दिख जाए लॉजी समझ जाना स्टडी होता है। अब आओ बायोलॉजी में पढ़ा दूं आपको, बेटा बायोलॉजी नहीं होता, इट्स बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी नहीं होता उसका प्रोनाउंसिएशन, इट इज बायोलॉजी, ओ लास्ट वाला साइलेंट है। सुनो ध्यान से, देखो न्यूरो, याद रखना ये जो न्यूरो वर्ड है ना, ये न्यूरॉन से बना है। और आपसे साइंस में पूछा जाता है न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ क्या, ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है उसको न्यूरॉन कहते हैं। इसीलिए ये साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब आओ नेक्स्ट वर्ड जेरोंटो, मैं अभी पढ़ाया नहीं, मैंने आपको खाली रूट बता रही हूँ। बेटा जेरोंटो वर्ड कहीं दिख जाए ना आपको समझ जाना ओल्ड पीपल की बात हो रही है, बूढ़े लोगों की बात हो रही है। पेडिया, बेटा पेडोस एक रूट है, पेडोस, जहां पर भी ये पेडोस दिख जाए आपको रूट समझ जाना बच्चे हैं। फिर आप पूछोगे मैम पेडोस तो यहां भी दिख रहा है, तो फिर यहां बच्चे कैसे हैं, यहां तो हड्डी विशेषज्ञ लिखा हुआ है। बेटा ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट होता, मैं बताती हूं कैसे। हम लोग विज्ञान के पहले भाषा पढ़ लिए ना बेटा, विज्ञान के पहले भाषा पढ़े हम लोग, तो विज्ञान तो बाद में आया ना, राइट। विज्ञान क्या है, बाद में आया, और भाषा पहले आ गया। तो लगता था यार ये क्या है, ये जो हड्डी वाला जो आदमी बैठा हुआ है ना, ये छोटे बच्चे यहाँ दिखते हैं और सबकी हड्डियों को पकड़ पकड़ के ये खींचता ही रहता है ना। तो उनको लगता था कि ये जो हड्डी का रोग होता है सिर्फ बच्चों में होता है, और ये बंदा बैठ के सबका पैर खींचता रहता है। बेटा वो विटामिन डी की कमी से होता था और बो लेग्स हो जाते थे। जब बो लेग्स, यानी लेग्स हमारे स्ट्रेट होने चाहिए ना, बो लेग्स हो जाते थे तो डॉक्टर्स क्या करते थे, पहले के डॉक्टर्स साइंस तो पढ़े नहीं थे, वो पकड़ के उसको सीधा करने की कोशिश करते थे। इसीलिए देखो आज भी ऑर्थोपेडिक्स कहला रहा है, लेकिन ना उनको बच्चों से मतलब है ना सीधे करने से मतलब है, बल्कि वो बोन स्पेशलिस्ट है। ध्यान से देखो, इसीलिए भाषा पहले बन गया। हम कहते हैं शूटिंग स्टार, बेटा वो स्टार है क्या, बताओ खुद ही सोचो, नहीं ना। तो इसीलिए भाषा पहले बन गया, बाद में जाके साइंस का विकास हुआ है। न्यूरोलॉजी, लॉजी इज द स्टडी एंड न्यूरो इज द न्यूरॉन, न्यूरॉन से आया है। ये क्या है, आपके जो नर्वस सिस्टम को पढ़ता है वो न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है, और न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। जेरोंटोलॉजी बुढ़ापे में आने वाली जितनी तरह की बीमारियां होती है उसको जो पढ़ता है वो जेरोंटोलॉजी पढ़ता है, और वो जेरोंटोलॉजिस्ट होते हैं, वो सिर्फ बुढ़ापे से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसके विशेषज्ञ होते हैं। ऑन्कोलॉजी का कोई ऐसा रूट नहीं है, लेकिन याद रखना ये जब भी ऑन्को वर्ड दिखे समझ जाना ट्यूमर, और ट्यूमर बाद में क्या हो जाता है, कैंसर भी हो जाता है कई बार, है ना। तो ट्यूमर, कैंसर, ऐसे सेल्स की पढ़ाई तो ये ऑन्कोलॉजी होते हैं। इसीलिए जितने भी कैंसर से रिलेटेड विशेषज्ञ होते हैं वो ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। पेडियाट्रिक्स, पेडोस मैंने कहा बच्चे हैं, तो पेडियाट्रिक्स कौन होंगे, बाल रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उसमें पेडियाट्रिक्स में आते हैं, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ मेडिसिन रिलेटेड टू
चिल्ड्रेन। एंड अभी मैंने कहा ऑर्थोपेडिक्स, तो ये ऐसे होते हैं डॉक्टर्स जो हड्डियों का इलाज करते हैं और वो बोन स्पेशलिस्ट होते हैं। हालांकि यहाँ पे पेडोस गलत वर्ड है, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये क्लास ऐप में भी चल रही है रोशन, ये क्लास ऐप में भी चल रही है, ध्यान रखना। और ऐप में सारा सेव्ड होता जा रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये सारा, और एक वो कैप 20 है। अब आओ एक पेज और देखो, ऑर्थो का मतलब अगेन ये हड्डी से रिलेटेड हो गया था, क्योंकि अभी मैंने स्ट्रेट कहा था लेकिन हड्डी से रिलेटेड हो गया था, तो इसीलिए मैं इसको अब यहाँ पे हड्डी बता दूं। और डोंटो बेटा डेंटल से आया है, यानी कि दांत से आया है, टीथ से, ठीक है। पोडिया वर्ड आपका रूट है पैर का, याद रखना। मेनिया जहां भी आए समझ जाना सनक की बात है। और मेगा, मेगा बेटा बढ़ा चढ़ा के जो बड़ा दिखाने की कोशिश करता है ना, जो बड़ा मेगा, मैग्ना क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पेज, सुनो ध्यान से। ऑर्थोडोंटिक्स क्या है? ऑर्थो इज हड्डी और डोंटो इज दांत। बेटा आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हो, वो आपका दांत निकालेगा, दांत लगाएगा, है ना, उसमें आपको आरसीटी करेगा। लेकिन जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, या कई बार होता है किसी का दांत बहुत जबड़ा, ऐसा टेढ़ा रहता है कि दांत की बनावट ही बहुत ख़राब होती है, या एक्सीडेंट हो गया, जबड़ा टूट गया, ऐसे में डेंटिस्ट नहीं आएगा, ऑर्थोडोंटिक्स आते हैं। वो ऑर्थोडोंटिक्स क्या होते हैं? याद रखना, ये जबड़े से संबंधित और दांत दोनों से रिलेटेड इलाज करता है। यानी ये दांत प्लस उस पे जहाँ पे फिट है, ये जबड़े का जो हड्डी है, उन दोनों को लेके ये जो सर्जन होते हैं वो ऑर्थोडोंटिक्स होते हैं, ठीक है। बेटा पोडियाट्री याद रखना। पोडिया, जैसे आप क्लासरूम्स में जाते हो, देखते हो टीचर पोडियम पे आके अपना किताब रख के खड़े हो जाते हैं। पोडिया इज रिलेटेड टू पैर, है ना, एंड कायरो इज रिलेटेड टू हैंड। याद रखना, पोडिया रूट है पैर का, सो पोडियाट्री इज पैर से, यानी आपके पैरों से संबंधित जो बीमारियां होती है उसका अगर आप उपचार करवाने जाते हो तो आप पोडियाट्रिस्ट के पास जाते हो, क्योंकि उससे संबंधित बीमारी का इलाज जो होता है पोडियाट्री में होता है। अभी देखो क्वैक बहुत जगह पे, जगह जगह झोला छाप डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। क्यों? उनको अच्छे से पता है भाई कोरोना हुआ है तो यही है 4-5 दवा, यही लिखना है ना। इसीलिए जिसमें भी सिम्टम दिखे ना दिखे, क्योंकि कोरोना में तो सच कहे, मैंने एक पोस्ट किया था फेसबुक में कि प्रेगनेंसी और फ्रैक्चर ये दोनों छोड़ दो तो कोरोना में कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं है जो नहीं है, ठीक है। तो वो झोला छाप डॉक्टर्स, सबको पता है ये लिखना है। आजकल बहुत पनप गए झोला छाप डॉक्टर्स। वो होते हैं जिनके पास मेडिकल की डिग्री नहीं है, एमबीबीएस की डिग्री नहीं है ना, और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, एमबीबीएस के बिना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है मेडिसिन प्रैक्टिस करने की, लेकिन वो कर रहे हैं, वो क्वैक कहलाते हैं। ड्रोमोमेनिया याद रखना, ड्रोमो का ऐसा कोई बहुत ऐसा रूट नहीं है जिससे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, राइट। लेकिन मेनिया का मतलब होता है सनक। सनक का मतलब होता है यार ऐसा उन्माद कि ना करे तो अच्छा ना लगे, है ना, वो उसके पीछे पागल रहता है। अब मैंने एक पागल को देखा हुआ है ड्रोमोमेनिया में, उसने पूरा का पूरा पैसा इसी में बर्बाद किया है। ड्रोमोमेनिया का मतलब क्या होता है? अनकंट्रोलेबल इम्पल्स और डिजायर टू ट्रैवल और वॉन्डर। घूमते रहते हैं वो लोग, है ना, उनको घूमने का बहुत शौक है और घूम घूम के वो अपनी जिंदगी, पैसे सब बर्बाद कर सकते हैं वो, क्योंकि दे आर सिक, मेंटली सिक, क्योंकि वो उनको सनक सवार होता है घूमने का। मेगालोमेनिया, मेगा बड़ा, मेनिया सनक। भाई मेगालोमेनिया वाले ऐसे लोग होते हैं ना जिनको लगता है कि यार मेरे में बहुत शक्ति है। ये सब राम रहीम आशाराम ये सब अंदर इसीलिए हुए क्योंकि इनको लगता था यार मेरे में असीम शक्ति, अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कहते थे ना, ठीक है। तो इनको लगता था मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेंटल डिसऑर्डर है ये, इन विच अ पर्सन बिलीव करता है कि
एग्जैजरेटेड बिलीफ इन हिज ओन पावर, मेरे पास पावर है, मैं कुछ भी चाहे कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर? ये है मेगालोमेनिया। और इन लोगों को अपने बहुत कॉन्फिडेंस होता है अपने पावर पे, इनको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है बेटा, ये मेरा इंग्लिश स्पेशल 16 है जिसका डेमो चल रहा है, और जितने लोगों का डेमो के क्लासेस मिस हुए हैं प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में, या फिर एक काम करना ना, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, फिर ट्यूसडे थर्सडे और संडे ये क्लासेस देख लेना। थर्सडे सैटरडे एंड ट्यूसडे थर्सडे संडे, आज 5वां क्लास है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट, अगेन मेनिया। मेनिया मतलब हो गया क्या, सीधा स्ट्रेट अवे मेनिया का मतलब होता है सनक। अब निम्फो का मतलब जानते हो, मैं अभी बताऊंगी, थोड़ा रुको। हाइपो मतलब हाइपर नहीं, हाइपर बहुत ज्यादा, हाइपो मतलब थोड़ा या छोटा, जिसको कहोगे थोड़ा या छोटा। सुनो, निम्फो हैज कम फ्रॉम निम्फ, और निम्फ होती है, कहते हैं छोटी छोटी परियां होती है जो बहुत सुंदर होती है। ठीक है, यानी कि आप उन परियों को देखोगे तो मंत्र मुग्ध हो सकते हो, इट इज सेड, क्योंकि वो परियां होती है वो आपको मंत्र मुक्त कर देगी और अपने पीछे आप उसके पीछे पीछे चले जाओगे। तो निम्फोमेनिया का मतलब होता है दैट अनकंट्रोल्ड डिजायर फॉर सेक्स। अनकंट्रोल्ड डिजायर फॉर सेक्स इज निम्फोमेनिया। कल ही मैं देख रही थी क्राइम पेट्रोल, उसी में आया था एक का कि उसको इतना अनकंट्रोल्ड डिजायर फॉर सेक्स था, पहली बार ही जब उसने एक महिला के साथ ऐसा करके वो जब हॉस्पिटल से भागा था, तो पुलिस ने उसका पीछा उछा करना सोचा नहीं कि क्या करे, छोड़ो, भाग गया, क्योंकि पुलिस को भी उतना ज़्यादा किसी के पीछे लगने की इच्छा नहीं होती है। उसके बाद उसने करीबन 6 मर्डर किया। तो ऐसे लोग होते हैं सेक्सुअली ऑब्सेस्ड होते हैं, सो वो निम्फोमेनिया कहलाते हैं। हाइपोमेनिया से शुरू होता है बेटा, याद रखना, कोई भी मेनिया पहले थोड़ा बहुत रूप दिखाएगा, वो व्यक्ति थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसका एक झलक दिखेगा उसमें किसी तरह के सनक का, राइट? तो वो हाइपोमेनिया से शुरू होता है और फिर जाके वो हाइपरमेनिया उस स्टेज में पहुंच जाता है जहां पे वो अगर उसको किसी भी तरह का मेनिया, वो उसी के पीछे दिन भर उसी का सोचता रहेगा और वही करता रहेगा। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? डिस्क्रिप्टिव का बैच बेटा अलग आता है, वो टीयर 3 का अगर आप VOD ले लोगे, CGL टीयर 3 का, तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें बहुत सारा है, बहुत कुछ है। ठीक है, अब आओ लास्ट 2 वर्ड्स खत्म कर लो। अंडर वंस नोज, अगर पुलिस कह रही है कि भाई हमें तो पता ही नहीं चला, तो अब क्या कहोगे? इट वॉज हैपनिंग अंडर योर नोज, तुम्हारे नाक के नीचे तो हो रहा था सब कुछ, है ना? जैसे कहा जा रहा है कि भाई ये जो खान चाचा रेस्टोरेंट है उसके बाहर लोग लाइन बनाए हुए थे खरीदने के लिए ये ऑक्सीमीटर नहीं, सॉरी, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और पुलिस कह रही नहीं हमको तो पता ही नहीं था। ये तो कुछ लोगों ने जब वो वीडियो वायरल किया है तब जाके लोगों की नज़र में आया। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे पुलिस को? इट वॉज हैपनिंग अंडर योर नोज, इसका मतलब तुम्हारे नाक के नीचे हो रहा था, इन योर वेरी प्रेजेंस, यानी कि आपको उसकी जानकारी थी। ठीक है, एंड लास्ट, पे वन बैक इन द सेम कॉइन, इसका मतलब जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, है ना? टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इसका मतलब डोंट डू एनीथिंग टू हिम, है ना? डोंट ट्राई टू harm him because he will pay you back in the same coin, उसको हार्म मत करना वरना वो टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा करता है। Don't try to harm him, he will pay you back in the same coin, इसका मतलब to treat exactly in the same way, जो करोगे ना उल्टा तुम्हें वही करेगा वो। ठीक है, क्लियर? हम लोगों ने देखो ये जो शीट था 20 नंबर, ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है।